पीएम मोदी आज शिलान्यास ऑनलाइन करने वाले हैं। शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करेंगे। पटना से सीएम नीतीश इसमें शामिल होंगे। जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी शामिल होंगे। ये बिहार के विकास के लिए गेम चेंजर होगा, ये संजय झा ने कहा है। संजय झा लगातार प्रयासरत हैं। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के लगातार उनके बयान भी सामने आते रहे, समय दर समय उन चीजों की मॉनिटरिंग भी करते रहे और उन्होंने कहा भी है कि बिहार के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा। तो पीएम मोदी आज शिलान्यास करेंगे। आज दरभंगा एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और पटना से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा मौजूद रहेंगे। संजय जी, आज का दिन बिहार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ये हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उड़ान स्कीम लेकर आए। हवाई जहाज़ का मतलब होता था कि जो कैपिटल सिटी है पटना है तो वहीं हवाई जहाज़ है, और वहाँ से बाहर ला जा करके जो 2 टियर सिटी है, 3 टियर सिटी है, वहाँ हवाई जहाज़ को ले जाना, प्लेन को ले जाना, ये प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना था उसी का नतीजा है। और फिर बिहार में जब दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि दरभंगा और पूर्णिया 2 जगह एयरपोर्ट बने और उड़ान स्कीम से हवाई जहाज़ उड़े। और 2020 से दरभंगा से प्लेन उड़ रहा है। शुरू में 1.5 लाख लोग वहाँ से ट्रैवल करते थे पर ईयर, अभी वो क्षमता 5 लाख हो गई है। मोस्ट सक्सेसफुल एयरपोर्ट है दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान स्कीम में। तो पूरा उत्तर बिहार के लिए, मिथिला के लिए खास करके खुशी की बात है कि पूरा उस बेल्ट को, नेपाल के तराई को, इस सारे एरिया को कैटर करेगा। ये 912 करोड़ से बन रहा है। आज बिहार के लिए बड़ा दिन है जब दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर बिहार सरकार बेहद उत्साहित है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से बिहार के विकास में तेज गति आएगी, जो बयान हमने आपको सुनाया भी। और बढ़ते आगे, इस बीच भागलपुर से बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की है। सनहौला थाना के पीछे मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। आरोपी ने भगवान की मूर्तियों को खंडित किया है। आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। तो सनहौला थाना के पीछे मंदिर का यह मामला सामने आया है, जहां असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ मचाई है। बता दें कि तोड़फोड़ के बाद से लोगों में गुस्सा है। आरोपी ने भगवान की मूर्तियों को खंडित कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। कार्रवाई की मांग ये पुलिस प्रशासन से कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और पता ये लगाया जा रहा है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है, कौन कौन से लोग इसके पीछे हैं। आरोपी ने भगवान की मूर्तियों को खंडित किया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी पुलिस खंगाल रही है। आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती है जहां हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है, मंदिर में तोड़फोड़ की जाती है, मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं उनको क्षतिग्रस्त किया जाता है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अब एक्टिव नजर आ रहा है और लोगों की शिकायत के बाद से कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। तो ये खबर बता रहे हैं भागलपुर से, जहां मंदिर में असामाजिक तत्वों ने इस करतूत को अंजाम दिया। आशीष रंजन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, किसने ये तोड़फोड़ की है? पुलिस की कार्रवाई क्या हो रही है? जी, रात में जो है एक व्यक्ति मंदिर में प्रवेश किया है और उसने जो है दुर्गा जी की मूर्ति के साथ राम, सीता, लक्ष्मण और राधा कृष्ण की मूर्ति को तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद जो है लोगों में काफी वहां पर देखा जा रहा है और भारी संख्या में लोग जुट गए हैं और सड़क को जाम कर दिया है। वहीं पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। सीनियर एसपी ने बताया है कि जो व्यक्ति पकड़ाया है वो विक्षिप्त है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं लोगों का काफी आक्रोश इसको लेकर देखा जा रहा है और सड़क जाम कर लोग जो है आक्रोशित के खिलाफ, जो जिसने मूर्ति तोड़ा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और भारी संख्या में जो है वहां पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस जो है लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं है और काफी आक्रोश लोगों में देखा जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए लोगों ने सड़क जाम कर रखा है, टायर चलाकर प्रदर्शन किया है। एक की गिरफ्तारी हुई, लेकिन जिसकी गिरफ्तारी हुई पुलिस उसे विक्षिप्त बता रही है। लोगों को शांत कराने की भी कोशिश की जा रही है।
करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अरे ये वो जमीन है जहां से पूरे देश में शासन चलता है। और देखिए, बिहार विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। सभी पार्टियां इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने की तैयारी में जुटी है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस उपचुनाव में किस पार्टी का डंका बजेगा। हम लोग के बच्चे पूरा भारत भर में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। अरे ये वो जमीन है जहां से पूरे देश में शासन चलता है। बीजेपी ने बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तरारी से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत और रामगढ़ सीट से पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह को कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया है। एनडीए ने 4 विधानसभा सीट में से 3 पर अपना उम्मीदवार तय कर लिया है। गया जिले की इमामगंज सीट जीतन राम मांझी की हम पार्टी के हिस्से में आई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और उनके नाम पर मुहर लग गई है। अब देखिए, बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें शामिल हैं तरारी विधानसभा, रामगढ़ की सीट, बेलागंज और इमामगंज। दरअसल 4 विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, जिसकी वजह से ये सीटें खाली हुई और अब इन सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। अब देखिए, कौन कहां से विधायक थे वो भी जान लीजिए। तो तरारी से सुदामा प्रसाद सीपीआई-एमएल के विधायक थे। सुधाकर सिंह रामगढ़ से आरजेडी के विधायक थे, सांसद बने। सुरेंद्र यादव बेलागंज से आरजेडी के विधायक थे और जीतन राम मांझी इमामगंज से हम के विधायक थे। और ये सारे 4 विधायक से सांसद बन गए और इस सीट खाली हुई जिस पर उपचुनाव हो रहा है। तो 4 सीट पर हो रहे उपचुनाव में किस पार्टी का डंका बजेगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजों के बारे में जान लेते हैं। बिहार में पहले 2 ध्रुवों में ही चुनाव होता था। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ महागठबंधन। पहले वोट एनडीए महागठबंधन में बढ़ते थे। नीतीश और लालू के नाम पर वोटिंग की जाती थी। बाकी पार्टी का सीमित इलाके में असर होता था। लेकिन इस बार के उपचुनाव में सियासी समीकरण बदला दिख रहा है। इस बार चुनाव में जन स्वराज की एंट्री हो गई है और मुकाबला त्रिकोणीय नजर आता है। जन स्वराज की एंट्री से समीकरण बदल चुके हैं। प्रशांत किशोर हर वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। 3 सीट पर शिक्षित वर्ग से टिकट दिया गया है। तो देखिए, जन स्वराज की एंट्री और इस एंट्री के बाद से जो समीकरण है वो बदला हुआ नजर आ रहा है और प्रशांत किशोर हर वर्ग को साधने में जुटे हुए हैं। 3 सीट पर शिक्षित वर्ग से टिकट दिया गया है। 4 में से 3 सीट पर महागठबंधन का कब्जा अभी रहा है। एनडीए के खाते में केवल 1 सीट जो है वो इमामगंज। और इन सबके बीच महागठबंधन के सामने 3 सीट बचाने की चुनौती है। तो महागठबंधन में उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं हुआ है। चुनाव में विपक्ष की एकजुटता का दावा किया जा रहा है। और देखिए, इस बीच सीट शेयरिंग और सीटों पर उम्मीदवार को लेकर एनडीए के नेता बयानबाजी भी करते दिखाई दे रहे हैं। एनडीए ने सभी सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हो जाएगा। एनडीए ने सामाजिक समीकरण का भी ध्यान रखा है। नीतीश के बेहतर काम पर वोट का दावा किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम का दावा किया जा रहा है। अब देखिए, उपचुनाव में जीत किसी की भी हो, लेकिन उसका क्या असर पड़ेगा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जीत से बिहार चुनाव के लिए उत्साह बढ़ेगा। एनडीए जीता तो 2025 में भी नीतीश का दावा होगा। महागठबंधन जीता तो तेजस्वी फैक्टर पर मुहर लग जाएगी। जन स्वराज की जीत हुई तो पीके का कद बढ़ेगा। जनता तय करेगी कि किस पार्टी का डंका इस बार के उपचुनाव में बजेगा। और देखिए, बिहार विधानसभा उपचुनाव में सभी पार्टी की ओर से सभी तैयारी पूरी किए जाने का दावा किया जा रहा है। किस पार्टी का डंका बजेगा, इस पर सभी दल की ओर से प्रतिक्रिया भी आई है। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार के काम पर जीत का दावा किया जा रहा है। वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी के नाम पर मुहर लगने का दावा किया जा रहा है।
के 4 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में कोई दल टक्कर में नहीं है। सारी सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है। चाहे भाजपा हो या जदयू हो या हम पार्टी, एकता की मजबूत कड़ी है एनडीए में। इसलिए एनडीए प्रत्याशियों की जीत को लेकर कहीं कोई इफ बट नहीं है। बिहार में हो रहे 4 सीटों के उपचुनाव में महागठबंधन बुरी तरह से परास्त होगा और एनडीए इन 4 सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी और आगामी होने वाले विधानसभा 2025 का चुनाव की हम आगाज करेंगे। और फिर सभी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता सब मिलकर हम उन 4 प्रत्याशियों को विजय दिलाने की ओर संघर्ष करेंगे और विश्वास है कि इंडिया गठबंधन 4 के 4 उपचुनाव जीतेगा। इस बार महागठबंधन जीतेगी। 4 के 4 सीटों पर महागठबंधन की भारी मतों से जीत होगी। बिहार की जनता इस अराजक स्थिति से, एनडीए सरकार की नीतियों से, इस सरकार से आजिज आ चुकी है। अब इसमें कुछ सोचना है। 4 सीट में उपचुनाव हो रहा है, जिसमें से 3 सीट में महागठबंधन जीत चुकी है। एक रहा अपना इमामगंज की महान जनता भी इंडिया गठबंधन पे जो है, हम लोग पे जो है विश्वास जताएगी। हम लोग को पूर्ण विश्वास है। बिहार में चाहिए रोजगार, बिहार में चाहिए दवाई। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार के द्वारा विकास के कार्य किए जा रहे हैं और एक नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, जनता पूरी तरह से उसके साथ है। और जो ललबबुआ राजनीति करते हैं, जो विदेश में रहकर ट्विटर और फेसबुक के सहारे चाहते हैं कि वो जनता का मत बदल देंगे, उनका भ्रम भी दूर हो जाएगा और सब कुछ क्लियर है, आपको आने वाले समय में दिख जाएगा। प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के 3 उम्मीदवार को उतार जातीय समीकरण सेट करने की कोशिश की है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार किस गठबंधन को झटका देंगे। इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक पीके के उम्मीदवार को लेकर बड़े संकेत देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपने 3 उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। प्रशांत किशोर ने इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर जितेंद्र शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बेहद कम फीस लेकर इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। कोरोना के समय डॉक्टर जितेंद्र ने लोगों की काफी सेवा की थी। पेशे से चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र पासवान दलित समाज से आते हैं। वहीं बेलागंज की उम्मीदवार प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की बात करें तो वे मिर्जापुर गालिब कॉलेज में गणित के HOD रह चुके हैं। कॉलेज में गणित के लेक्चरर भी रह चुके हैं। आजाद हाई स्कूल में भी उन्होंने गणित पढ़ाया है। उनकी बहू हबीबा बिन्त मंसूर मिर्जा गालिब कॉलेज में जूलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हैं और इनके बड़े बेटे मुजफ्फर अहमद अरमान मिर्जा गालिब कॉलेज में फारसी के शिक्षक हैं। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मुस्लिम समाज से आते हैं। वहीं तरारी से प्रशांत किशोर की पार्टी ने श्री कृष्ण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। श्री कृष्ण सिंह रिटायर्ड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। श्री कृष्ण सिंह को अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वे ऑपरेशन मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख सैन्य अभियानों का हिस्सा भी रह चुके हैं। श्री कृष्ण सिंह सवर्ण समाज से आते हैं। प्रशांत किशोर ने जैसे ही इन 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, तब से राजनीतिक गलियारों में सवाल उठ रहा है कि पीके ने जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की, वो किस गठबंधन को झटका दे सकता है। लेकिन जब आप उम्मीदवार की जाति को देखेंगे तो पीके के टारगेट पर दोनों गठबंधन आता दिख रहा है। लेकिन राजनीतिक दल के नेता ऐसा नहीं मानते हैं और कहते हैं कि चुनाव परिणाम आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा कि पीके की अहमियत क्या है। बिहार के अंदर में वो किसी भी वर्ग के लोगों को खड़ा कर दे। अब आज वो खड़ा करेंगे, जिस वर्ग का बात छोड़ दीजिए। हम लोग कहते हैं कि जो समाज, जो जाति के लोग कभी सोचे नहीं थे कि हम विधानसभा में, लोकसभा में बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी ने उनको भी बैठाने का काम किया। ऐसा कोई जाति का लोग नहीं है और ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिनको उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। अब वो जा कर के इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग बिहार के अंदर में नहीं चलेगा। भले ही राजनीतिक दल पीके के उम्मीदवार को लेकर ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रहे हों, लेकिन बिहार के जानकार मानते हैं कि प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के जातीय समीकरण के साथ साथ उनकी छवि को भी कुछ अलग करने की कोशिश करते दिख रहे हैं।
प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात और अपने बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। वह जो 3 कैंडिडेट अभी तक जो दिखाई पड़ रहे हैं वह उसी ओर इंगित इशारा भी वही कर रहे हैं। एक बात तो समझ में आ रही है कि परिवारवाद और परिवार से इतर वह दे रहे हैं, जो सब एनडीए हो या इंडिया हो, वह देखिए परिवारवाद कहीं न कहीं आपको एक झलक दिखाई पड़ेगी। लेकिन प्रशांत किशोर को आप देखिए, कोई भी वैसे कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार हैं, वह उनका बैकग्राउंड क्या है, न कोई परिवार है न परिवारवाद है, उस पर लगा हुआ आरोप है। बात सिर्फ जातीय समीकरण की ही नहीं, प्रशांत किशोर ने कुछ अलग करने की कोशिश तो की है। इमामगंज और बेलागंज सीट से एक डॉक्टर तो दूसरे सीट पर गणित के प्रोफेसर को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है और वो सारे अगड़े पिछड़े, अकलियत, दलित सब पर दांव लगाने की कोशिश इस बाई इलेक्शन के माध्यम से की है। फॉर्मूले से इतर कोई प्रयोग नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जिन उम्मीदवारों का चयन किया है, उन उम्मीदवारों को लेकर के एक चर्चा तो है कि एक बुद्धिजीवी उम्मीदवार, एक वैसे उम्मीदवार जो पढ़े लिखे हुए हैं। बिहार विधानसभा की तीनों सीट पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इस बार का उपचुनाव बिहार का सेमीफाइनल है। देखना होगा प्रशांत किशोर का दांव कितना सफल होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि 2025 से पहले ही 2024 में बिहार के राजनीतिक दलों को बड़ा मैसेज दे देंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।